प्यारे बच्चों, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल के अंदर ही सेकेंड टाइप की रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर रिश्ता जो है अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में टूटेगा। रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ आर ओ एच बॉन्ड, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है ना। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो तुम पढ़ भी चुके हो, जब हमने हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स पढ़ा था, वहां पर पढ़ भी चुके हो। सिंपल सी रिएक्शन है बेटा, आपने अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन करवा दी बेटा आपने PCl5 के साथ। बस R के साथ क्या जुड़ जाएगा बेटा, Cl। बाहर क्या निकलेगा बेटा, POCl3, और साथ में बेटा HCl। ठीक इसी तरीके से बेटा अगर तुमने 3 मोलिक्यूल ले लिए अल्कोहल के, बैलेंसिंग बता रहा हूँ क्योंकि ये रिएक्शन कई बार कंप्लीट द रिएक्शन में आ जाती है। PCl3 के साथ रिएक्शन करवाई तो आपके पास आएंगे 3RCl एल्काइल पार्ट, और बेटा बाहर क्या निकल जाएगा, H3PO3। और भी कोई तरीका है? हाँ है ना बेटा, आप अल्कोहल के अंदर क्या करो बेटा, आयोडीन ऐड कर दो। किसकी प्रेजेंस में सर, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। हल्का सा हीट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, RI आ जाएगा, यानी कि आइडो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटे, आइडो एल्केन बन जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? आई सर, ठीक है सर। इसके अलावा भी है बेटा हमारे पास। क्या, मान लो अगर आपने अल्कोहल लिया है और इस अल्कोहल की रिएक्शन करवाई आपने किसके साथ बेटा, कंसंट्रेटेड HCl और बेटा एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। बताना बेटा इसका नाम क्या बताया था नीरज सर ने, इस पूरे रिएजेंट का नाम कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ, इसे कहते हैं बेटा लुकास रिएजेंट। ठीक है। अब ये लुकास रिएजेंट हमारे तीनों तरीके के अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। बट याद रखना यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा बेटा RCl। प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, RCl। बाहर क्या निकल जाता है बेटा, H2O। तो यहाँ पर जब हम रिएक्शन की रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके के अल्कोहल है, सबको पता है? हाँ सर। तो हमारे पास एक होता है बेटा प्राइमरी डिग्री का अल्कोहल, एक होता है सेकंड डिग्री का अल्कोहल, और एक होता है बेटा थर्ड डिग्री का अल्कोहल। तो जो ये थर्ड डिग्री का जो अल्कोहल है बेटा, ये इंस्टेंट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और ये जो है बेटा डू नॉट प्रोड्यूस एट रूम टेम्परेचर। क्या नहीं प्रोड्यूस करता, टर्बिडिटी मतलब प्रेसिपिटेट। किसका, AgCl का, ये सॉरी RCl का। सिमिलरली बेटा ये जो है ये 5 to 10 मिनट के बाद टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है, टेक्स टू प्रोड्यूस टर्बिडिटी। तो बताओ तीनों तरीके के अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए सर ने कौन सा टेस्ट बता दिया, ये वाला टेस्ट बता दिया सर, लुकास टेस्ट लो और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर दो कार्बो इसमें हेलो एल्केन में। ठीक है। अब अगर मान लो आपके पास अल्कोहल ही है, लेकिन अगर आपने रिएजेंट ले लिया बेटा थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2, बताया था ना इसका नाम, थायोनाइल क्लोराइड है। ठीक है सर, थायोनाइल क्लोराइड। तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं बेटा, तो हमें क्या मिलता है, R, क्लोरीन पार्ट इसके साथ जुड़ जाता है, और बेटा यहाँ पे 2 बाय प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, और एक बनता है बेटा HCl। ये भी ट्रफू चक्कर हो जाते हैं। तो जो बाय प्रोडक्ट निकलता है यहाँ पर, वो बाय प्रोडक्ट जो होता है बेटा वो कैसे नेचर का होता है, गैसियस नेचर का होता है। और इसी गैसियस नेचर की होने की वजह से बेटा, इसी गैसियस नेचर होने की वजह से जो रिएक्टिविटी है या जो एफिशिएंसी है प्रोडक्ट की, वो बहुत हाई होती है। तो जब थायोनाइल क्लोराइड अगर आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे याद रखेंगे ये वाला मेथड जो है वो क्या है बेटा, मोस्ट
एफिशिएंट मेथड। सर क्या मोस्ट एफिशिएंट मेथड? हेलो एल्केन को बनाने का। क्यों? क्योंकि बाय प्रोडक्ट कैसे नेचर का है बेटा? गैसियस नेचर का है। बोलो, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई इश्यू आना ही नहीं चाहिए। डन सर। तो लुकास टेस्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। क्लियर? अब बेटा इसी रिएक्शन से जुड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और फर्स्ट टाइप तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसके अंदर ही एक टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज डिहाइड्रेशन। क्या डिस्कस करने वाले बेटा हम? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का बेसिक मतलब क्या है बेटा? डिहाइड्रेशन का मतलब है व्हेन एल्कोहल्स, बेसिकली एल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, एट 443 केल्विन टेम्परेचर, क्योंकि एक टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन भी है। देन बीटा एलिमिनेशन अकर, बीटा एलिमिनेशन अकर्स किसके अकॉर्डिंग बेटा? अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। ये तो हमने कहाँ पर पढ़ा था बेटा? हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स में ही पढ़ा था। टू गिव मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, एल्कीन। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस सर ने बताई, तो सर यहाँ पर सेटजेफ रूल के बारे में बता दो। सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या है बेटा? सेटजेफ रूल बड़ा ही प्यार से एक बात कहता है, क्या? दैट एल्कीन विल बी प्रेफर्ड, दैट एल्कीन will be major in product which has more branching। जिसमें जितना ज़्यादा सब्सटीट्यूशन होगा, जिसमें जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, वही एल्किन हम प्रेफर करते हैं। बट अगर सर नट शेल में बताना चाहें तो क्या करना है बेटा? आपके पास जब बीटा कार्बन आए, तो बीटा कार्बन में याद रखना, नेवर टेक टर्मिनल बीटा कार्बन, टर्मिनल बीटा कार्बन कब तक? जब तक कि आपके पास दूसरा ऑप्शन ना हो। ठीक है ना? जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तब आप बीटा टर्मिनल बीटा कार्बन लोगे, और अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप ये रिएक्शन टर्मिनल बीटा कार्बन से नहीं करवाओगे। रिएक्शन समझा दो सर, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है बेटा। कैसे? देखो जरा, CH3, हाँ सर, CH2, हाँ सर, और इधर लगा दो OH। ठीक सर। अब आप लिखो बेटा यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4, हाँ सर, और 443 केल्विन टेम्परेचर। लिख दिया? ये लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, कार्बन पकड़ो। ये आपका कौन सा है? अल्फा कार्बन। ये कौन सा है बेटा? बीटा कार्बन। रात को 2 बजे बिल्लू अब जेर से फरार होने वाला है। कौन कौन है बिल्लू यहाँ पे? यहाँ पे 2 है बिल्लू। एक बिल्लू है आपका बेटा ये OH, जो भागने वाला है, और एक बिल्लू है बेटा बीटा कार्बन का हाइड्रोजन। ये दोनों रात को 2 बजे निकल जाएंगे, और जब ये दोनों रात को 2 बजे निकलेंगे तो शक्ल बदल के ही तो निकलेंगे, तो दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और क्या बना देते हैं बेटा? वाटर। ठीक है। अब रात को ही इनको पता चला, अल्फा कार्बन को और बीटा कार्बन को, कि भाई ये तो हमारे साथ जो है अन्याय हो गया। अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, अल्फा और बीटा, इनके बीच में पहले से एक सिंगल बॉन्ड था। अब इनके पास कितनी कितनी हाइड्रोजन बची? सर एक इसके पास बची, एक ये रही, 2 इसके पास बची, 2 इसके पास बची। अब दोनों ने भाई डिसाइड किया ऐसे तो हमारा काम चलेगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? आपस में ही डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और बेटा जैसे ही डबल बॉन्ड बन गया, समझ लो आपका कौन सा प्रोडक्ट तैयार हो गया? एल्कीन। क्या तैयार हो गया बेटा? एल्कीन। तो आपने अल्कोहल से क्या बना दिया बेटा? एल्कीन बना दिया, बीटा एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू। सर और कोई तरीका भी है क्या? और कोई भी एग्जाम्पल है? हाँ है ना, देखो बेटा, सर ने एग्जाम्पल लिया CH3 CH
OH CH2 CH3। ठीक है सर, सेम रिएजेंट डालेंगे, हाँ सर, कंसनट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर। अब प्यारे बच्चों वही बात आ गई, ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया आपका बीटा कार्बन, ये हो गया आपका बीटा डैश कार्बन। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये वाला कार्बन कैसा कार्बन है बेटा, टर्मिनल, ये टर्मिनल बीटा कार्बन है। तो क्या टर्मिनल बीटा कार्बन लेना है आपने, नहीं जी, टर्मिनल बीटा नहीं लेंगे। तो ये हो गया अल्फा और बीटा। बस आपका मेन फोकस, कैमरामैन आपको अल्फा और बीटा पे फोकस रखना है। अल्फा की शक्ल बनाओ एज इट इज, जैसा लिखा है अल्फा एज इट इज लिख दो CH। भाई इसके घर से OH फरार हो गया, बीटा के घर से क्या फरार हुआ, हाइड्रोजन, लो जी, तो ये भी CH रह गया। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। अब जो जो जिसके पास रिश्तेदार बच गए वो एज इट इज बैठा दो। यहाँ पे CH2 CH3 बच गया, और इधर क्या बच गया बेटा, CH3। तो क्या बन गया बेटा, ब्यूट 2 इन, ब्यूट नहीं सर, पेंट, 5 कार्बन है, तो पेंट 2 इन। समझ में आ रहा है डिहाइड्रेशन कैसे कर रहे हैं सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है बेटा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं, ठीक है ना, तो क्या होगा, माने सर यहीं पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये तो हो गया ये वाला, यहीं पर सर एक्सप्लेन कर रहे हैं डिहाइड्रेशन एट 413 केल्विन टेम्परेचर। अगर 413 केल्विन टेम्परेचर हुआ तो क्या रिएक्शन होगी, तो भी बड़ी सिंपल रिएक्शन है, सेम लिखो बेटा, CH3 लिखा सर, OH, डन सर। ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल ले लो, थोड़ा सुंदर सा लिख देते हैं, CH3OH, सेम HOCH3, सेम है बेटा, मिथेनॉल मिथेनॉल। क्या करना है, दो मॉलिक्यूल सेम एज इट इज लिए जाएंगे, ठीक है, वही कंसनट्रेटेड H2SO4 लेना है। अच्छा जी, टेम्परेचर चेंज हो गया, 413 केल्विन टेम्परेचर। प्यारे बच्चों ध्यान देना इधर, क्या सर, देखना जरा, यहाँ से H निकालो, यहाँ से OH निकाल लो, भगाओ इन दोनों को, चलो भागो यहाँ से। जब इन दोनों को भगाया तो क्या बना बेटा, सर वाटर बन गया। बचा क्या सर, इधर बच गया CH3 और इधर बच गया सर CH3, और दोनों की दोस्ती हो गई सर ऑक्सीजन के थ्रू। ओए होए 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 होए, जैसे ही दोनों की ऑक्सीजन के थ्रू दोस्ती हुई, ओए होए, ये तो ईथर्स बन गए जी। इसका मतलब जब आप डिहाइड्रेशन करवा रहे हो 413 केल्विन टेम्परेचर पर, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ईथर्स। क्या मिलेंगे बेटा, ईथर्स मिलेंगे, सिंपल। 443 पे करवा रहे थे तो क्या मिल रहा था बेटा, एल्किन। 413 करवाने पे क्या मिल रहा है बेटा, ईथर्स। डन है, मेरे ख्याल में मेरे बच्चों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर ये रिएक्शन समझ में आ गई है तो मजे ही मजे तुम्हारे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब हम अगली रिएक्शन जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी के अंदर ही अगली रिएक्शन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिएक्शन और भी खास है, ठीक है। तो एक तो हमने क्या डिस्कस कर लिया बेटा, यहाँ पे बताना, रिएक्शन इन्वॉल्विंग दिस। तो आप इसमें ना ऐसे क्लासिफाई कर लो, बल्कि इसको ऐसे लिख लो, रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl2 एंड HX, है ना, ये हो गया। सेकंड हो गया हमारा डिहाइड्रेशन, ठीक है सर। थर्ड अब जो बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड इसी के अंदर इंक्लूडेड है। थर्ड क्या है सर, रिएक्शन इन्वॉल्विंग, हाँ कंप्लीट होल मॉलिक्यूल कर लो, हाँ वही वाला है, इसको थर्ड, यहाँ से थर्ड हटा दो। अब आप सीधा सी टाइप की रिएक्शन में आ जाओ, जहां पर मैंने लिखवाया था रिएक्शन इन्वॉल्विंग ROH एज अ होल। अब इसकी पूरी की प्लास्टिक सर्जरी हो जाने वाली है। कैसे, तो इसके अंदर हम फर्स्ट पार्ट जो डिस्कस करते हैं बेटा, वो डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन डिस्कस करने वाले हैं नीरज सर, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स।
अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन। तुम देखना बेटा कैसे दुनिया गोल दिखाई देगी तुम्हें। अब मैं कहता हूं तुम्हें, मैंने लिखा अल्कोहल, हमारे पास अल्कोहल होते हैं ना अलग अलग कैटेगरी के, हमने प्राइमरी डिग्री का अल्कोहल लिया, ठीक है। अगर तुमने प्राइमरी डिग्री के अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया, क्या किया बेटा, ऑक्सीडेशन किया, तो याद रखना ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। और ऐसे ही बेटा अगर सेकेंड डिग्री का अल्कोहल लिया और उसका आपने ऑक्सीडेशन किया तो क्या मिलेगा बेटा, कीटोन। ये याद रखने वाली बात है। क्या क्या मिलेगा बेटा, कीटोन। समझ गए, समझे या नहीं समझे, ठीक है। तो यहां पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज करें सर इस प्रोसेस के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं बता देता हूं आपको। आपको सबसे पहला यूज करना है बेटा CR3 और एनहाइड्रस कंडीशन रखनी है। एनहाइड्रस कंडीशन, ये क्या है बेटा, ये है क्रोमिक ऑक्साइड। क्या है, क्रोमिक ऑक्साइड। बस, तो ये क्रोमिक ऑक्साइड क्या करने वाला है बेटा, प्राइमरी डिग्री के अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंड डिग्री के अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। कैसे सर, एग्जांपल दो तो बात समझ में आए। लो CH3 CH2OH, हाँ जी लिखा है आपने, एकदम सही सही लिखा है। बस कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पर CrO3 डाल दो। क्या डाल दो बेटा, CrO3। बस यहाँ से इस हाइड्रोजन को OH2 को भगाओ और बाकी एज इट इज लिख दो। क्या है सर बाकी एज इट इज, CH3 तो एज इट इज है सर, फिर हमारे पास C है सर, फिर H है सर, फिर O, यही तो बचा हमारे पास। यानी कि वही प्लास्टिक सर्जरी वाला खेल आ गया। क्या बताया था सर ने कि यहाँ पर अब जो CH2OH है, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कन्वर्ट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, CHO में। तुम्हें याद है मैंने बताया था जब हम इसका रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन, तो रिडक्शन पे रिड्यूसिंग एजेंट बताओ सर कोई, बिल्कुल लो ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो रिडक्शन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन वही प्राइमरी अल्कोहल का हम क्या कर रहे हैं बेटा, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड। इसी को कहते हैं दुनिया गोल है, ठीक है। सर कीटोन का और एग्जांपल दे दो। लो भाई कीटोन का एग्जांपल भी ले लो। जैसे सर ने लिखा CH3 CHOH CH3, और सर ने यहाँ पर जो रिएजेंट यूज किया बेटा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, PCC। PCC क्या है सर, नाम भी पूछ लेते हैं कई बार, तो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये कॉम्प्लेक्स होता है बेटा। क्या होता है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। कितनी चीजें इंक्लूड होती है बेटा, तीन। एक तो CrO3, ठीक है सर, एक पायरेडिन, अच्छा सर, और बेटा HCl। इन तीनों को कंबाइन करके हमने ये लिख दिया PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पंगा वही है बेटा, यहाँ से एक H को भगाना है, यहाँ से एक H को भगाना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। तो हमारे पास क्या बच गया सर, CH3। इसका तो H चोरी हो गया, इस ऑक्सीजन का भी H चोरी हो गया, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्योंकि जब भी कुछ बाहर निकलता है जिन दोनों के बीच में से भी, वहां पर सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाता है बेटा, डबल बॉन्ड हो जाता है। मेरे ख्याल में ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। हाँ जी, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल क्लियर हो गया। तो जो ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या यूज किया बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज किया है, CrO3, और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप क्या यूज कर रहे हो बेटा, PCC। अब और भी है क्या सर, हाँ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और है, क्या, कॉपर यूज कर लो एट 573 केल्विन टेम्परेचर पर। प्रोसेस एकदम सेम है। ये रिएजेंट है, कैसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH2OH। क्या है बेटा, ये प्रोपेन 1 ऑल। अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पर। तो बस प्लास्टिक सर्जरी कर दो, CH2OH को हटाओ, CHO लगाओ, तो एल्डिहाइड बन गया। ऐसे ही कीटोन का बताओ सर। लो आपने लिया 1 फिनाइल इथेनॉल, और बेटा इसके अंदर आप ऐड कर दो क्या, कॉपर, कितने टेम्परेचर पर, 573 केल्विन टेम्परेचर पर। क्या मिल जाएगा, बस यहाँ से एक एच हटा दो, यहाँ से एक एच हटा दो, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्या मिल गया बेटा, CH3। आ रही है बात समझ में, आ रही है सर। बट
यहाँ पर असली खेल आता है जब आपके पास टर्शरी अल्कोहल होता है, CH3 C CH3 CH3 और आपने टर्शरी अल्कोहल लिया, सेम रिएजेंट डाला कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो यहाँ कहानी बदल जाती है और इस वाले केस में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन होने की वजह से ये एल्डिहाइड और कीटोन्स ना बनाकर ये बनाता है बेटा एल्कीन, CH3C, यहाँ से H, यहाँ से OH, तो एल्कीन बन जाता है बेटा। ये CH डबल बॉन्ड आ जाता है, इधर CH3 एज इट इज है और बाहर क्या निकल गया बेटा H2O। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल समझ में आ गया? आ गया सर। 573 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन कैसे हो रही है वो समझ में आ गया? आ गया सर। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कोहल एज अ होल मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमने सारी की सारी अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हम इसके बाद फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो डिस्कस होने वाला है वो है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल कैसे रिएक्ट करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन की बात करूं, तो फिनॉल की रिएक्शंस कौन कौन सी है? नंबर 1 जो मुझे डिस्कस करनी है वो है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन। डन सर। और इसके अलावा सर, इसके अलावा बेटा रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। ठीक है सर, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। थर्ड है बेटा कॉल्ब्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? कॉल्ब्स रिएक्शन। ये भी फिनॉल की है? हाँ ये भी फिनॉल की है। इसके अलावा सर, इसके अलावा एक और है बेटा जिस रिएक्शन का नाम है रेमर टेमन रिएक्शन। रेमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, तो 4 रिएक्शंस हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है। एक और करवा दूंगा बेटा जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो कितनी रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं हम? 5 रिएक्शन है और पांचों की पांचों रिएक्शन किसकी है बेटा? फिनॉल की। आप इसको ऐसे भी समझ लो कि आप अलग से पढ़ रहे हो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में हमारे पास सबसे पहला जो पार्ट आता है बेटा वो आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन। ए पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन। सर ये रिएक्शन होती क्या है और इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल सा मतलब बेटा, 1 मिनट में समझ जाओगे। यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो बेंजीन में, बेंजीन के किसी किसी पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा मेटा, इनमें से किसी एक पोजीशन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और उसकी जगह पे बैठ जाएगा। यानी कि एरोमेटिक रिंग में जब इलेक्ट्रोफाइल आकर उस बेंजीन रिंग से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को हटाकर खुद बैठ जाता है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग पर और ये अटैक भी करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। क्यों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही अटैक करता है? इसका जवाब ना तो मैं दूंगा ना तुम दोगे, इसका जवाब देगा हमारा रेजोनेंस। कैसे सर? देखो बेटा, यहाँ पे देखो, आपको पता है ये बेंजीन रिंग है। हाँ सर है, बेंजीन रिंग है, बिल्कुल सही है। और बल्कि मैं तो इस बेंजीन रिंग की कॉपी मार लूँ 4-5 तो मेरा काम बन जाएगा। बढ़िया उठाया सर ने, कॉपी किया, बहुत बढ़िया। एक और कॉपी कर लेता हूँ बेटा, काम मेरा आसान हो जाएगा। एक और कॉपी कर लेते हैं, एक और कॉपी कर लेते हैं, और भी जगह काम आ जाएगा हमारे। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा? अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। सबको पता है ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है ना।
अब यहां पर क्या जुड़ा हुआ है बेटा, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिनॉल है ही, हाँ सर है। फिनॉल में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन पे होता है लोन पेयर। अब इस लोन पेयर का ये इस्तेमाल करती है और इस लोन पेयर से यहां पर क्या करती है, डबल बॉन्ड बना लेती है, और ये डबल बॉन्ड उसी दौरान शिफ्ट होकर क्या बन जाता है बेटा, लोन पेयर। तो इसका मतलब आपके पास यहां पर क्या आ गया बेटा, लोन पेयर, बिल्कुल सही बात। और यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हो गया डबल बॉन्ड, ये H एज इट इज बैठा है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लोन पेयर तो ऑक्सीजन का आ गया ना नीचे की तरफ, ठीक है सर। अब अगली सिचुएशन में क्या हुआ होगा बेटा, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही, हाँ सर है। अब ये लोन पेयर कहेगा ना भाई मैं दोबारा बॉन्ड पेयर बनूंगा, ये बॉन्ड पेयर कहता है ना भाई मैं तो लोन पेयर की जिंदगी जी के देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लोन पेयर आ गया। यहाँ पर अब वापस से क्या बन गया बेटा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट था, बिल्कुल ऊपर वाली स्थिति चेंज होने वाली नहीं है, वो अभी भी एज इट इज रहेगी, ठीक है सर। अब अगली सिचुएशन क्या बनेगी बेटा, ये लोन पेयर जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, बॉन्ड पेयर में, और बेटा ये जो बॉन्ड पेयर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में। स्थिति अभी भी ऊपर वाली तो एज इट इज ही है, सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे चार्ज कैसा बेटा, पॉजिटिव, ठीक है सर। बॉन्ड पेयर कहाँ कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, और सर यहाँ पर आ गया है लोन पेयर। अब लौट के बुद्धू घर को आए, ठीक है, तो सर ने क्या किया, अब इस बेंजीन की एक कॉपी और कर ली बेटा, यहाँ पे लगानी पड़ेगी हमें, ठीक है, इसको हमने सर ने साइड में कर लिया। अब स्थिति क्या बनी, यहाँ पर वापस से बॉन्ड कैसा आ गया बेटा, क्या होने वाला है ध्यान से देखते जाओ, ये जो बॉन्ड पेयर है ये वापस लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लोन पेयर वापस बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन फिर से क्या हो गया बेटा, OH, और अगर ध्यान से देखो तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड की क्या हो गई बेटा, पोजीशन चेंज हो गई, पूरे रिंग में जो आपका लोन पेयर है वो क्या कर रहा है बेटा, घूम रहा है ना, यही तो सिखाया था। तो इसका मतलब ये जो बना के दिखाई है ना सर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसलिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर रख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझा सकूं एक एक चीज। ठीक है, अब इन दो पार्ट को थोड़ा सा दूर दूर करके रखते हैं ताकि तुम्हें एक एक चीज बता पाऊं, है ना प्यारे बच्चों। अब मुझे बताओ जरा ईमानदारी से, ये हो गया, ठीक है सर। अब मुझे बताओ इस बेंजीन रिंग में ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन कहाँ कहाँ पर है। तो ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है ये ऑर्थो है, हाँ सर है। ये जो बॉन्ड हो रहा है ये भी कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो है, और इसके जस्ट सामने ये कौन सी पोजीशन है बेटा, पैरा। सर आपने ये दो ही पोजीशन क्यों ली, मेटा क्यों नहीं ली, लिख लो मेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सी पोजीशन है, सर ये मेटा है, और ये वाली पोजीशन भी कौन सी है बेटा, मेटा है, ठीक है सर। अब अगर तुम लोन पेयर को देखो ध्यान से तो लोन पेयर ऑर्थो पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है और ऑर्थो पोजीशन पे है, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो अगर आकर अटैक करता है तो वो या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा बेटा या पैरा पर अटैक करेगा, समझ रहे हो। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ऐसे बीच में ऐसे बना दो एरो, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आई, क्या बताया सर ने कि यहां पर पहला पॉइंट, एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases at ortho and para position which makes phenol more reactive toward ESAR, toward ESAR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन, समझे। हाँ जी समझ गए। अगली चीज बेटा, अगली चीज क्या डिस्कस करनी है यहाँ पे जो ये OH ग्रुप है, कौन सा ग्रुप बेटा, OH ग्रुप। ये OH ग्रुप यहाँ पे कैसे काम कर रहा है बेटा, एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, समझ रहे हो, एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इट हैज इंक्रीज्ड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किस पे बेटा,
ऑन बेंजीन रिंग, बिल्कुल सही, ठीक है। एंड एक्टिवेट इट टूवर्ड टूवर्ड ESAR, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं बेटा, एक्टिवेटिंग ग्रुप कह रहे हैं। साथ ही साथ इसे एक्टिवेटिंग ग्रुप कह रहे हैं और एक और नाम देंगे बेटा, इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो ये ESR की तरफ एक्टिवेट कर रहा है, बट कौन सी रिजोनेंस की वजह से बेटा, प्लस आर इफेक्ट की वजह से। कौन से इफेक्ट की वजह से बेटा, प्लस आर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बनते हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बन गया, ठीक है सर। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, ये हमने पता लगा लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये सारा का सारा काम तुम्हें समझ में आ गया है बेटे, तो अब हम अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ लेते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो मैं तुम्हें समझाऊंगा बेटा, एक एक करके समझाऊंगा और बड़ा मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। ये वाला पार्ट हटा देते हैं बेटा, 1 मिनट दे दो बस, ठीक है। पेजेस की थोड़ी सी मारामारी चल रही है, अब नहीं होगा दिक्कत। अब सर ज़्यादा पेज कॉपी कर लेंगे, कॉपी उठाओ, पेस्ट 2, फिर से पेस्ट कर दिया 3, फिर से पेस्ट कर दिया बेटा 4, फिर से पेस्ट कर दिया बेटा 5, फिर से पेस्ट कर दिया बेटा 6, कर दिए पेस्ट, ठीक है सर। थोड़ा सा आगे बढ़ो सर। ये कौन सी होगी बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम एग्जाम्पल सीख लेते हैं इसमें एक एक करके। अब इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है बेटा, वो आता है नाइट्रेशन का। किसका आता है बेटा, नाइट्रेशन। पक्की बात, पक्की बात। अब ये नाइट्रेशन क्या है, मतलब नाइट्रेशन का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। कहां पर, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, किसकी, फिनोल की। पक्की बात, पक्की बात। तो कैसे, सिंपल सी रिएक्शन है, फिनोल बनाओ, हाँ सर, और फिनोल की रिएक्शन करवा दो बेटा डाइल्यूट HNO3 के साथ। डाइल्यूट HNO3 के साथ, जैसे ही डाइल्यूट HNO3 के साथ ये रिएक्शन होगी बेटा, तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। बिल्कुल सर, एक मिलेगा पैरानाइट्रोफिनोल, हाँ सर, और एक मिलेगा बेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। बिल्कुल सही सर, एक पैरानाइट्रोफिनोल और एक ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब यहां पर MCQ क्वेश्चन भी और बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा वोलेटाइल होता है और कौन कम। तो याद रखेंगे, जो पैरा प्रोडक्ट होता है बेटा वो लेस वोलेटाइल होता है। सर हमें तो वोलेटाइल का भी मतलब नहीं पता। वोलेटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। ये क्या होता है बेटा, मोर वोलेटाइल होता है। ये क्या होता है बेटा, मोर वोलेटाइल। ये लेस वोलेटाइल क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ड्यू टू इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। MHB लिख रहा हूं, मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये मोर वोलेटाइल क्यों होता है, ड्यू टू इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। MHB, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे सर, एग्जांपल देख के दिखाओ। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटर में क्या डिफरेंस है, देखना बेटा। ये सर ने जो मॉलिक्यूल बनाया है, यहाँ पर सर ने ये मॉलिक्यूल बनाया बेटा, N डबल बॉन्ड O, और बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक इसी तरीके से सर ने क्या किया, H बॉन्डिंग मैं समझा चुका हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। ये मत कहना आप मुझे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दो सर क्या होती है। NO2 ग्रुप, यहाँ पे क्या है बेटा, OH ग्रुप है, सेम। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बेटा, तो उसे हम कहते हैं इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि ये है। इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। बट इंट्रा में क्या होता है बेटा, इंट्रा में वो कहता है नहीं भाई, हम तो खुद ही से ही बॉन्ड बना लेंगे
हमें दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से कोई लेना देना नहीं है, हम खुद में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। कैसे, ये देखो, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, मतलब डबल बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो जो ये इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है यहां पर, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कहलाएगी? इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम क्या है बेटा? इंट्रामोलिक्यूलर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से ज्यादा इंटरेक्टेड नहीं रहता। इसीलिए ये वाला कंपाउंड क्या रहेगा बेटा? मोर वोलेटाइल। ये कंपाउंड क्या रहेगा बेटा? ये कंपाउंड क्या रहेगा? लेस वोलेटाइल। ये कंपाउंड क्या रहेगा? मोर वोलेटाइल। और अगर आप इन दोनों मिक्सचर को सेपरेट करना चाहो तो कौन से मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हो? स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू। स्टीम डिस्टिलेशन मेथड is used to separate the mixture of पैरानाइट्रोफिनॉल, बिल्कुल सही सर, एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं बेटा? स्टीम डिस्टिलेशन। और उसमें वोलेटाइल कौन ज्यादा होता है बेटा? इंट्रा, मतलब ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और लेस वोलेटाइल कौन होता है बेटा? पैरानाइट्रोफिनॉल। पक्की बात? पक्की बात। बट बेटा असली सवाल ये आता है कि ये तो आपने डाइल्यूट में करके दिखाया, अगर आपके पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता तो क्या करते? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर बेटा यहां पर मोनो सब्स्टिट्यूशन ना होकर क्या हो जाता है बेटा? ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, यानी कि दोनों ऑर्थो पोजीशन लूट जाती हैं और पैरा भी लूट जाती हैं, यानी कि तीनों सब्स्टिट्यूशन हो जाते हैं एक ही मॉलिक्यूल में। यानी कि यहाँ पर ऑर्थो पर भी नाइट्रो ग्रुप आ गया, यहाँ पर भी ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप आ गया, और बेटा पैरा पोजीशन पे भी। ठीक है, इस कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या होगा? वो होगा सर, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 पे 4 पे और 6 पे 3 नाइट्रो ग्रुप है, तो ट्राई नाइट्रो, और बेटा प्यार से इसे क्या कहेंगे? फिनोल। तो हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। और प्यारे बच्चों इस कंपाउंड को क्या कहेंगे हम? इस कंपाउंड को क्या कहेंगे? फिनोल। क्या कहेंगे? फिनोल। कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक रिएक्शन मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हें ये कंप्लीट करनी है। मान लो फिनोल की रिएक्शन जो है, ये आपके पास फिनोल है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है पहले कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो यहां पर बनता क्या है बेटा? सिर्फ नाम लिख रहा हूं मैं, नाम लिख रहा हूं, फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड, 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। और इसी 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड को हम फिर रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? यानी कि ये ए कंपाउंड हो गया, इसको रिएक्ट करवाते हैं बेटा कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। फिर हमारा जो बी प्रोडक्ट बनता है वो पिक्रिक एसिड ही बनता है। सर ये पिक्रिक एसिड क्या है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो अभी आपने ये बनाया ना कंपाउंड, इसे पिक्रिक एसिड ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पिक्रिक एसिड। मेरी बात समझ में आई? सर ने क्या क्या समझा दिया? सर ने फिनोल की रिएक्शन पढ़ाई है जिसमें हम नाइट्रेशन कर रहे थे, और नाइट्रेशन में दो तरीके से नाइट्रेशन समझा दिया। एक हमारा हो गया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड, और एक डाइल्यूट। डाइल्यूट का अलग से समझा दिया। अब यहाँ पर जो ये ए प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या प्रोडक्ट बनेगा मैं बना ही देता हूँ, तुम कहाँ बैठे रहोगे, पर कोशिश कर रहोगे तो क्या पता तुमसे बन भी जाए। OH पे तो फिनोल तो एज इट इज है, 2 पे और 4 पे सल्फोनिक ग्रुप है, यानी कि SO3H, यहाँ पर भी SO3H। समझ गए? और कंपाउंड क्या बनेगा बेटा? पिक्रिक एसिड, जो कि मैं तुम्हें अभी अभी सिखा ही चुका हूँ। पिक्रिक एसिड कैसा दिखता है सर? ऐसा दिखता है बेटा, ये रहा पिक्रिक एसिड। मार लो कॉपी इसको यहाँ से, एज इट इज यहाँ लगा दो, ये कंपाउंड बनेगा। समझ गए?
आजकल पिक्रिक एसिड जो है वो इस फॉर्मूले के थ्रू बनाया जाता है, जो अभी अभी सर ने सिखाया। ये नया मेथड है। पहले सल्फ्यूरिक एसिड डालो, 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालो तो आपके पास 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, जिसे पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। डन है? डन है सर। तो अभी कौन सी प्रोसेस सीख ली हमने? नाइट्रेशन। अब सर आपको जो सिखाने जा रहे हैं बेटा, वो सिखाने जा रहे हैं नाइट्रेशन के बाद हेलोजिनेशन। क्या सीखने हैं बेटा? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होता है सर? हेलोजन एटम ऐड होता है, बस। हाँ, हेलोजिनेशन में हेलोजन एटम ऐड होगा। अब जो हेलोजिनेशन में हेलोजन एटम ऐड होता है, ये भी दो तरीके से, एक मोनो सब्स्टिट्यूशन और एक ट्राई सब्स्टिट्यूशन। अगर आप मान लो फिनॉल की रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, बट पोलर सॉल्वेंट आपने लेस ले लिया, कार्बन डाइसल्फाइड। क्या ले लिया बेटा? कार्बन डाइसल्फाइड। और 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रिएक्शन होती है आपकी, तो बस कुछ नहीं करना, आपने मोनो सब्स्टिट्यूशन करना है। पैरा प्रोडक्ट जो है वो आपका मेजर बनेगा और माइनर प्रोडक्ट आपका ऑर्थो बनेगा, OH, और यहां पर क्या आ गया बेटा? Br। बट अगर आपने, ये तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन हुआ बेटा? मोनो, मतलब एक बारी अटैचमेंट होगी, मोनो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है सर। लेकिन अगर आपने फिनॉल की रिएक्शन करवाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और किसके साथ करवाई? ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2H2O, तो बेटा एक जगह सब्स्टिट्यूशन ना होकर तीनों पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। यानी कि ब्रोमीन यहाँ पे भी अटैच है, ब्रोमीन यहाँ पर भी अटैच है, और ब्रोमीन यहाँ पर भी अटैच है। और बेटा ये एक वाइट कलर का पीपीटी बनता है, वाइट पीपीटी। कंपाउंड का नाम, कंपाउंड का नाम है सर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। कलर कैसा है बेटा? बोल लो जल्दी। वाइट है। तो फिनॉल का अगर टेस्ट यूज करना हो तो ये फिनॉल के लिए एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है, कि अगर आपको एक टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड दे रखा है और तुमसे कह रहे हैं कि पहचानो कि ये फिनॉल है या नहीं है, तो ब्रोमीन वाटर डाल दो। ब्रोमीन वाटर डालते ही अगर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना तो फिनॉल है, नहीं बना तो फिनॉल नहीं है। समझ गए? क्लियर? बहुत बढ़िया। तो अभी अभी कौन कौन सी प्रोसेस, कौन सी रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो बच्चों अब हम जो सीखने जा रहे हैं सेकंड टाइप की रिएक्शन, यानी कि बी रिएक्शन। और बेटा बी रिएक्शन जो है वो है कॉल्ब्स रिएक्शन, एकला चॉल्बे कॉल्बे। तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? कॉल्बेज रिएक्शन। अब इस कॉल्बेज रिएक्शन के अंदर हम क्या बनाते हैं बेटा? सैलिसाइलिक एसिड। क्या बनाते हैं? सैलिसाइलिक एसिड। कैसे बनता है? बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल लिखोगे, व्हेन फिनॉल और सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल। सोडियम सॉल्ट जब हम ले लेते हैं बेटा, रिएक्टिविटी और बढ़ जाती है। सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल, जैसे फिनॉक्साइड कहते हैं उसे, ठीक है, इज ट्रीटेड विद, इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, then COOH group get introduced at ortho position। कौन सी पोजीशन बेटा? ऑर्थो पोजीशन ऑन एसिडिफिकेशन, ऑन एसिडिफिकेशन। तो COOH ग्रुप कौन सी पोजीशन पर जुड़ जाएगा बेटा? ऑर्थो पोजीशन पर। और रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा बेटा? कॉल्बेज रिएक्शन। अब रिएक्शन और करके दिखा दो सर, ताकि हमें पल्ले पड़ जाए। फिनॉल बना सकते हो? बना सकते हैं सर। इसके अंदर NaOH डाल सकते हो? डाल सकते हैं सर। NaOH डालते हमारे पास क्या आ गया सर? सोडियम सॉल्ट आ गया फिनॉक्साइड का। बहुत बढ़िया। बस अब इसके अंदर पहले स्टेप में क्या ऐड करना है? CO2। और सेकंड स्टेप में क्या ऐड करना है बेटा? एसिड। ये दो स्टेप यूज करने, और आंख बंद करके वापस यहाँ पर OH लगा दो और ऑर्थो पोजीशन पर COOH लगा दो। ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का IUPAC नेम तो होगा 2 हाइड्रोक्सी
बेंजोइक एसिड। और बेटा अगर मैं इसकी बात करूं, कॉमन नेम की बात करूं, तो ये वो सहेली है जिसको साइकिल चलानी आती है, तो सैलिसाइलिक एसिड, जिससे हमने एस्पिरिन बनाया था एस्टरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। तो सैलिसाइलिक एसिड कैसे बनेगा बेटा, फिनॉल से समझ में आ गया। फिनॉल से 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, कॉलबेज रिएक्शन। मैंने बच्चों को कहा था बेटा कि आपके फाइनल पेपर में कॉलबेज रिएक्शन आएगी। बच्चे भी खुश, बच्चों ने कॉलबेज रिएक्शन रट ली रट ली रट ली। पेपर में नहीं आई। पेपर में क्या आ गई, पेपर में रिएक्शन ये आ गई, कन्वर्ट फिनॉल टू 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब बच्चे बोले सर आपने तो बोला था आएगी, मैंने देखा बेटा आ तो गई। दोनों तरीके से समझाया था, अब तुम एक ही तरीका याद रखोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई, है ना। हाँ, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने जब बी पार्ट सीख लिया तो हम सी पार्ट भी सीख लेते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और रिएक्शन का नाम क्या बताया था सर ने, रेमर टेमर रिएक्शन। रेमर टेमर रिएक्शन, ठीक है, रेमर टेमर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, सिंपल स्टेटमेंट दिमाग में जरूर रखने ला, क्या है, व्हेन फिनॉल when phenol is treated with chloroform CHCl3 and NaOH, then CHO group get introduced at ortho position, बस, ठीक है। कौन से पोजीशन पे आ जाता है बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। तो क्या बनेगा सर, प्रोडक्ट रिएक्शन करके दिखा दो ना। लो भाई, सबसे पहले आप क्या बनाओ, फिनॉल बनाओ, बना दिया सर। रिएक्शन करवाओ बेटा क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3, और साथ में ले लो NaOH या KOH, NaOH ले लो सर, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है बेटा, मत भूलना। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है, फिनॉल बनाओगे, बेंजीन रिंग बनाओगे, ये एसिड ये बेस, तो क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड, हाँ सर। और यहां पर जुड़ता है बेटा डाइक्लोराइड मिथाइल CHCl2, जुड़ गया सर, ठीक है। इसके बाद फिर से इसके अंदर NaOH ऐड किया जाता है, फिर से NaOH, हाँ, क्यों सर, ताकि ये जो CHCl2 है बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ये कन्वर्ट हो जाए आपका एल्डिहाइड में। तो यहाँ पे CHCl2 को हटा दो, क्या जोड़ दो, CHO, डन, हाँ। और फिर आप इसका एसिडिफिकेशन करोगे, और एसिडिफिकेशन करने पर आपको ऊपर वापस OH मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका CHO है ही। तो ये आपका बन गया बेटा बेंजल्डिहाइड, और इसका नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम मत भूलना, इसे कहते हैं सैलिसाइल्डिहाइड, सैलिसाइल्डिहाइड, डन। तो रेमर-टेमन रिएक्शन और कॉल्ब्स रिएक्शन बेटा दोनों ही बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। दोनों रिएक्शन को दिमाग में बैठा लेंगे, भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। रेमर-टेमन रिएक्शन और कॉल्ब्स रिएक्शन, क्लियर होगी बात, हो गई सर। अब जब आपने 3 रिएक्शन बता दी सर, चौथी और पांचवी भी बताओ और कहानी को निपटाओ। बिल्कुल निपटाएंगे बेटा। चौथी रिएक्शन जो है वो क्या बताई थी, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। बस हमारी प्यारी, आप सबकी प्यारी बहन जी बनने वाली है इसमें। यानी कि फिनॉल पकड़ा, फिनॉल का हम रिडक्शन करेंगे किसके साथ बेटा, जिंक डस्ट के साथ, यानी कि डस्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं जिंक। तो होगा क्या बेटा, ऑक्सीजन चली जाएगी, एज इट इज यहाँ पर सिर्फ H रह जाएगा, यानी कि बेंजीन रिंग रह जाएगी। बाहर क्या निकलेगा बेटा, ZNO। तो आपको क्या प्रोडक्ट मिल गया बेटा, बेंजीन। क्या मिल गया बेटा, बेंजीन। इस बेंजीन से तो बहुत रास्ते खुल जाते हैं कि तरह तरह के प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, लेकिन फिनॉल से बेंजीन कैसे बनेगा ये हमें पता चल गया। लास्ट रिएक्शन, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें कॉमन नेम पूछ लिया जाता है, क्या कि अगर हम ऑक्सीडेशन करें फिनॉल का, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल,
तो बस भाई फिर बाकी कुछ नहीं बचता। फिनॉल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करना चाहूं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें रिक्वायर्ड होगा। फिनॉल लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है सर यहाँ पर, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, और मीडियम ये एसिडिक में ही काम करता है सोडियम डाइक्रोमेट। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है लेकिन मीडियम कैसा होना चाहिए बेटा, एसिडिक। तो यहां पर हमारे पास पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो कंपाउंड बनता है बेटा, इसका नाम मत भूलना, बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन। तो कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ ली सर के साथ तुम लोगों ने? सर ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल पढ़ लिया, बेंजोक्विनोन मिलेगा। हमने ऑक्सीडेशन सॉरी रिएक्शन विद जिंक डस्ट पढ़ लिया जिसमें हमें बेंजीन रिंग मिलती है। रेमर टेमन रिएक्शन पढ़ ली जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाता है। कॉल्ब्स रिएक्शन पढ़ ली जिसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाता है। और एक तरफ हमने सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन भी पढ़ी, जहां पर हमने देखा कि भाई मान लो अगर हमारे पास OH ग्रुप है तो ये OH ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है, ऑर्थो पर और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। इसी वजह से जब हम नाइट्रेशन करते हैं डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में तो हमें पैरा प्रोडक्ट भी मिलता है, ऑर्थो भी मिलता है। यहाँ पर हमने पढ़ ही लिया कि क्या रिवीजन, किस वजह से कौन ज्यादा वॉलेटाइल है और कौन लेस वॉलेटाइल है। फिर हमने जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो इसने कहा कि भाई छोड़ो, तीनों ही पोजीशन पे अपना कब्जा करते हैं और तीनों पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ जाता है। ऐसे ही बेटा ब्रोमिनेशन के केस में है, अगर लेस पोलर सॉल्वेंट लोगे तो मोनो सब्स्टिट्यूशन एक ही बारी अटैक होगा, चोरी होगा। लेकिन अगर ब्रोमीन वाटर ले लिया बेटा, तीनों पोजीशन चोरी हो जाएंगी, तीनों पोजीशन पर Br अटैच हो जाएगा, व्हाइट कलर का PPT बनेगा जो कि केमिकल टेस्ट की तरह यूज किया जाता है। कॉल्विज रिएक्शन बता दी बेटा, जब NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और फर्दर एसिडिफिकेशन करने पर COOH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाता है। ठीक इसी तरीके से बेंजफिनॉल को जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन करने पर हमारे पास सॉल्ट बनता है सोडियम फिनॉक्साइड और बेंजल्डिहाइड, और फिर जब हम इसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमें 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिल जाता है या सैलिसाइल्डिहाइड मिल जाता है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अगर ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों तो आप आसानी से इन टेक्स्ट के 7.6, 7.7, 7.8 और 7.9 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर? तो यहां पर हमारा अल्कोहल फिनॉल्स कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास फिर ईथर रह जाएगा बेटा, उसको हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के बाद।